अरस्तु ने दी थी, तो इसलिए ऐसे इसे राजनीति विज्ञान चार कहा पांच जाता है। बातें बताइए जिसके आप इसको विज्ञान सिद्ध कर सके, 2 या 3 पॉइंट बताइए जिससे लगे कि हाँ ये विज्ञान है। सर कुछ ऐसे सिद्धांत है जैसे कि किसी समाज में किस तरह की व्यवस्था होने पर वहाँ की राज्य और नागरिकों के बीच के संबंध है वो प्रभावित हो सकते हैं, या उनको मॉडिफाइड किया जा सकता है, या उनको परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कुछ शासन प्रणालियां हैं, कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ कार्य प्रणालियां हैं, इनके तहत उन्हें सार्वभौमिक नियम भी बताए जाते हैं। अच्छा। वर्तमान में जो भारतीय राजनीति है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर वर्तमान में जो भारतीय राजनीति है वो विधि सम्मत और संविधान के अनुसार संचालित है, और यहाँ लोकतंत्र स्थापित है। या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो राजनीति है उसमें जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, या उनका जो अधिकार है वो कम हो रहे हैं? सर लगभग काफी संस्थाएं हैं वो अपने नियमानुसार और जो उन्हें कार्य दिए गए हैं वो बखूबी कर रहे हैं। और उनके जो अधिनियम बनाए थे उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक समस्याएं हो सकती है और कहीं डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिन्हें समय पर अ, हमारे जो नेतृत्व क्या और क्या अधिकारी हैं क्या वो सुलझा डिस्प्यूट, लेते हैं। क्या समस्या लगती है आपको? सर जैसा मैं गैस कर रहा हूं कि आप सीबीआई जैसी संस्थाओं के बारे में या इस तरह की संस्थाओं के बारे में बात कर रहे होंगे। मैं संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूँ। आप ही ने कहा कि कुछ डिस्प्यूट, कुछ समस्याएं हो सकती है, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि क्या समस्या, क्या डिस्प्यूट लगते हैं आपको? जी सर, जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका का टकराव हमें देखने को मिलता है। कोई उदाहरण है इसका कोई? ऐसा कोई सर वर्तमान, कोई रिसेंटली कोई ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपको लगा कि इनके बीच में टकराव हुआ हो? अभी तो हमें तो उल्टा ऐसा लग रहा है सर जैसे जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका एक दूसरे का सहयोग कर रही है। जी सर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी है जिसमें न्यायालय है वो न्यायिक सक्रियता है उसका यूज ज्यादा कर लेती है। जैसे दिल्ली में न्यायाधीश ने ये संज्ञान लेकर कहा कि आप कूड़ा करकट है वो सड़कों पर डाल रहे हैं, इसका सही तरह से निस्तारण नहीं कर रहे हैं। तो इससे एक तो न्यायपालिका कार्य बोझ है वो भी बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने ये भी बात उठाई थी कि जो एक कार्यपालिका या फिर एक व्यवस्थापिका का काम है वो न्यायालय संभालने लगेगा, तो फिर न्यायालय के जो समय और कार्य है दोनों की बचत नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है। लोक प्रशासन विषय आपने पढ़ा है, तो आपने क्या सीखा इस विषय को पढ़ करके जो आपके आगे भावी जीवन में या प्रशासन में काम आएगा? आप मुझे 4 या 5 पॉइंट बताइए कि ये चीजें आपने लोक प्रशासन से सीखी है। सर पदानुक्रम है, और आदेश की एकता है, निर्देश की एकता है, संगठन है, ये संगठन तो के ये तो उद्देश्य है। सिद्धांत, ये सिद्धांत की बात है। आप मुझे व्यवहारिक चीजें बताइए जिससे कि आपके अंदर वो गुण आए हैं लोक प्रशासन पढ़ने से, जो कि आप अपने जी भावी जीवन में इसको काम में लेंगे। सर, नेतृत्व और संप्रेषण। क्या संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? सर अपने भावों, विचारों या अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाना। तो एक संगठन में कौन कौन से संप्रेषण, किस किस टाइप के संप्रेषण हो सकते हैं? सर औपचारिक और अनौपचारिक, लिखित एक और मौखिक। एक मैट्रिक्स आधार पर एक संप्रेषण की एक विधि है या एक सिद्धांत है, आप जानते हैं इसके बारे में? सर पढ़ा जरूर है लेकिन अभी भूल गया हूँ तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। चलो ठीक है। अंतिम प्रश्न मेरा आपके इतिहास, आपके प्रशासनिक विषय से यह है कि इतिहास लेखन की वर्तमान में क्या समस्याएं हैं? सर एक तो क्या है कि कुछ विषयों को नकल करके या कॉपीराइट का उल्लंघन करके वापस फिर से बताया जा रहा है। दूसरा, कुछ प्रमाणों की अनुपस्थिति के कारण उस तथ्यों की सही तरह से जांच पड़ताल नहीं हो पाती है, जिससे न तो क्रम का पता चल पाता है न उन तथ्यों को सही तरह से साबित किया जा सकता है। ठीक है। आपकी हॉबी है ऊंट पर सवारी। ये कैसे हॉबी, कैसे हो सकती है ये हॉबी तो मैंने आज पहली बार सर सुनी है कि ऊंट पर सवारी करना भी कोई हॉबी है। जी सर कि प्रथम तो बात यह है कि सर मेरे घर में ऊँट है और सर्वसुलभ है, तो जब भी खाली टाइम मिलता है तो मैं उस पर सवारी करने का
मन बनाता हूँ। और दूसरी बात सर ये है कि हमारे यहाँ कंपटीशन होता है जैसे होली दिवाली, तो उस कंपटीशन में भी भाग लेने की एक इच्छा होने के तो कारण ये इसमें तो रुचि। आपके घर पे ऊँट है, तो ये आपकी हॉबी नहीं होकर के आपका एक व्यवसाय हो गया, आपका एक धंधा है ये तो। आप पशुपालन कर रहे हो तो इसमें हॉबी अ, कैसे है? अब जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में भैंस रख रहा है तो उसको भैंस पालने की हॉबी थोड़ी होगी वो। नहीं सर, जैसा कि अब काफी कृषि कार्य वगैरह या फिर बोझा ढोने के कार्य हैं, उनके लिए काफी मशीनें आ गई है, लेकिन फिर भी शौक से हम रखते हैं उनको। लेकिन मुझे तो तो मेरी लगता नहीं हॉबी है है। कि आपकी ये हॉबी है, मुझे लग रहा है कि आपने बस एक इसको थोड़ा यूनिक बताने के लिए आपने इसको हॉबी बना दिया है। नहीं सर, मैं अधिकतर समय है जब भी फ्री होता हूँ तो ऊँट पे सवारी करने का या उससे संबंधित जो ऊँट को संवारने का कार्य है या फिर उनके उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को जांच करने के तो लिए लगा ऊंट रहता हूँ। ऊंट पर सवार होना कितना नैतिक है? कोई इंसान पर अगर सवार होगा तो क्या अच्छा लगेगा? वो भी तो जानवर है, ऊंट उसके अंदर भी जीव है। तो ऊंट ऊपर सवारी करना नैतिक लगता है क्या आपको? लेकिन सर, पुराने समय से और इसी उद्देश्य के लिए हम इसको पालते हैं, और उसे इतनी परेशानी भी नहीं होती है, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार होता है, और ये उसे भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात सर ये है कि इस कारण हम उनकी सेवा शुश्रूषा भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। ऊंट के दूध से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं? सर, आइसक्रीम भी बनाई जाती है, और ऑटिज्म की बीमारी के लिए दवाइयाँ भी बनाई जाती है। और इससे हमारे जो क्षेत्र है वहाँ रबड़ी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? खीर? खीर। खीर। चीज, जो एक चीज होता है, प्रोडक्ट होता है, वो भी ऊंट के दूध से बनता है क्या? सॉरी सर, उस बारे में मुझे ध्यान नहीं। ठीक है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध नस्लें, कोई एक दो ऊंट की नस्लें नाम बताइए आप, कौन कौन सी नस्लें जो प्रसिद्ध है विश्व की, भारत की नहीं पका। सर, विश्व की मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन गोमट है वो विश्व प्रसिद्ध है। दो कुबड़ वाले ऊंट, ये कहाँ की नस्ल है? सर, ये अरेबियन। पक्का श्योर है आप इसके बारे में? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट ललिता जी आप पूछिए। आवाज आ रही है? जी मैम। अभी पशु की बात, ऊंट की बात चल रही थी, तो पशुधन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पशुधन की संख्या के अ, मामले में अगर बात की जाए। ऊँटों की संख्या में बात की जाती है तो मैम प्रथम स्थान पर है भारत में। पशुधन के मामले में बात की जाए तो। सॉरी मैम, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। पशुधन के मामले में अगर बात की जाए कि पशुधन की संख्या किस स्टेट में ज्यादा है, तो राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? मैम, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन दूसरा स्थान है। ओके, आज एक आर्टिकल भी आया था, आपने पढ़ा था पत्रिका में, एक पशुधन के ऊपर एक आर्टिकल था। नहीं मैम, उसे मैं नहीं पढ़ पाया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक वाहन बहुत चर्चा में चल रहे हैं। जी। क्या है ये? इलेक्ट्रिक वाहन के अंतर्गत उसकी बैटरी है, उसको चार्ज किया जाता है, एक निश्चित समय बाद उसके चलने के बाद फिर से रिचार्ज किया जाता है, और ये कम प्रदूषण और किफायती कीमतों पर भी उपलब्ध है। किफायती कीमतों पर उपलब्ध है, आप श्योर है? कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, मैंने भी कहीं सुना है कि किफायती कीमतों पर है। अच्छा, आपने बताया ये बैटरी से चलने वाले, कौन सी बैटरी यूज की जा रही है? मैम, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी, तो क्या लिथियम भारत में लिथियम के भंडार है? मैम, लिथियम के इतने प्रचुर भंडार तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसका दोहन किया जा रहा है। भारत लिथियम का आयात या लिथियम आयन बैटरीज का आयात करता है, या लिथियम को आयात करके उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है? आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? मैम, अभी विगत कुछ समय की बात है, लिथियम आयन बैटरी का आयात किया था, और उस कंट्री का मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बेबी लिथियम
कहाँ फैक्टर है? सॉरी मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। विश्व में लिथियम के जो भंडार है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी नीतियां लाई गई हैं? मैम, इसके लिए रिचार्जेबल पोर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, और इसे प्रमोट करने के लिए निजी जो घराने हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसके जो पार्ट्स हैं उनका भी आयात किया जा रहा है। एक फेम नाम की नीति लेकर आए थे, फेम 2.0 चल रहा है अभी, तो इसके बारे में आपको पता है क्या है ये? मैम, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, अक्षय ऊर्जा के अगर बात की जाए तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में कितना स्थान है, राजस्थान में कितने नंबर पे है? सॉरी मैम, नंबर का मुझे पता नहीं। आपने बजट या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है इस साल का? जी मैम, कंप्लीट तो नहीं पढ़ा है, कुछ सरसरी नज़र से देखा जरूर है। मारवाड़ की पन्नादाई जानते हैं आप? जी। मारवाड़ अभी की मैं पन्नादाई। रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मैम। अच्छा, घोरादाई का नाम सुना है आपने? सुना तो है, लेकिन इतना कंफर्म याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, बाड़मेर से प्रसिद्ध हस्तियों के नाम बता। अ, जो फेमस आस्करण। है। जी, जी मैम, आस्करण बारट थे, और सुमेर सिंह, केताराम, और तन सिंह जी चौहान। इन्होंने क्षेत्र में कार्य किया है। ये अपने अलग अलग कार्यों से है, जैसे सुमेर सिंह है, इन्होंने विश्व राष्ट्रमंडल खेलों में धावक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी और गोल्ड मेडल जीता था। और खेताराम ने अभी हाल ही के जो पिछले ओलंपिक हुए थे उनमें भारत की भागीदारी धावक के रूप में निभाई थी। और तन सिंह जी हैं, वो यहाँ के समाज सेवी हैं, और जो भारत जी थे, यहाँ के हाला झाला की कुंडलिया किताब लिखी थी, वो यहीं बाड़मेर के रहने वाले थे। कोई महिला ईसर दास जी, प्रसिद्ध। सॉरी मैम, मैंने पहले नाम गलत बताया था, ईसर दास जी बारट हैं। कोई महिला पर्सनालिटी, मैम, फीमेल पर्सनालिटी, रूमा कोई देवी हैं। महिला हस्ती? जी, श्रीमती रूमा देवी हैं। क्यों इनका नाम बहुत चर्चा में रहा है, इनको कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं अभी, किस तरह जी के मैम, पुरस्कार इन्होंने मिले? यहाँ हस्तशिल्प के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया था, और यहाँ 22,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया था। और इसके बाद में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारत का प्रतिनिधित्व करने और व्याख्यान देने गए थे, और यहाँ इन्हें राष्ट्रपति नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अपने हस्तशिल्प की बात की तो राजस्थान हस्तशिल्प के मामले पे काफी प्रसिद्ध है हस्तशिल्प के क्षेत्र में। तो कौन कौन से जी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे हस्तशिल्प हैं जो राजस्थान के प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में? मैम, यहाँ पॉटरी, ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरीज हैं, और यहाँ की जो, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, कि यहाँ की जो कपड़ों पर छपाई है और बंधेज है, वो कार्य है, और मीनाकारी का कार्य है, और यहाँ के खिलौने हैं लकड़ी के, वो प्रसिद्ध हैं, और मलिर प्रिंट है, आपने अजरक प्रिंट है, यहाँ के प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट तो शायद बाड़मेर की ही बहुत प्रसिद्ध है। जी ठीक है, और जो खिलौनों की बात की आपने लकड़ी के, वो कहाँ के प्रसिद्ध है? मैम, चित्तौड़गढ़ में भी काफ़ी फेमस हैं, और बाड़मेर में भी बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर से बाड़मेर हेतु बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, कुछ नया प्रावधान? मैम, बाड़मेर में अभी हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है बजट में, ठीक और है। यहाँ जेट के द्वारा स्टूडेंट्स को है वो प्रवेश मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट कोई है क्या महावीर सर? हाँ, रवि सर, रवि जी, रवि चौधरी जी। हाँ, देवराज जी आवाज आ रही है?
जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो आप बाड़मेर की कोई मेरे को 3 विशेषताएं बताइए जिन पे आपसे बात की जा सके। सर, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाज, तथा यहाँ की जलवायु और यहाँ की वनस्पति। वनस्पति के मामले में बाड़मेर की क्या विशेषताएं हैं ऐसी? सर, यहाँ मरुस्थली वनस्पति पाई जाती है, जो कांटेदार होती है, कम पानी में पनप जाती है, और इसकी पत्तियां होती है वो बहुत छोटी होती है, और जो जल का है वो इतना ज्यादा अवशोषण न कर सके। कोपेन ने एक जलवायु का वर्गीकरण किया था। जी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पे बाड़मेर कौन से प्रदेश में आता है? BHHW में आता है। BH HW। BSHW है या BSHW है? BSHW। अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं बाड़मेर में, या क्या स्थिति है वर्तमान में, कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बाड़मेर में? सर, शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर अभी काफी विकास किया है, और यहाँ की साक्षरता दर है वो भी बढ़ी है, और कितनी है महिला साक्षरता दर साक्षरता अभी है। 2011 की सर सेंसस के हिसाब से? सर ऑल ओवर साक्षरता है वो 56% के लगभग है। पुरुष साक्षरता है वो 70% है, और महिला साक्षरता है वो कम है। कितनी है महिला साक्षरता कम होने के पीछे क्या कारण है? सर, यहाँ की महिला साक्षरता है वो 40% है। इसके सर ये कारण है कि एक तो विद्यालय कम खोले गए थे शुरुआत से ही। दूसरी, यहाँ ढाणियाँ छितरी होने के कारण विद्यालय नहीं है। और तीसरी, यहाँ से कुछ लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं मजदूरी के लिए, तो सारा भार है वो महिलाओं पर आ जाता है, और उन्हें ये कार्य करना पड़ता है, पशुपालन या खेती बाड़ी। नहीं, ढाणियां होना और विद्यालय कम खुलना तो फिर पुरुष साक्षरता भी कम होनी चाहिए। कहीं एक बाल विवाह इसका एक प्रमुख कारण तो नहीं है? सर, बाल विवाह भी एक फैक्टर के रूप में काम करता है। आप मान लीजिए तहसीलदार हैं, और अक्षय तृतीया पर काफी बाल विवाह होते होंगे बाड़मेर में। जी। आपको सूचना मिलती है जी। कि आप जिस इलाके के तहसीलदार हैं वहां के गांव में बाल विवाह हो रहा है, जी। और काफी ज्यादा आपके पास ऐसा कोई सुरक्षा जाब्ता भी नहीं है, आप उस बाल विवाह को रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे, कैसे रोकेंगे उसको? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जब सूचना मिलती है तो मैं वहाँ के पटवारी के साथ और वहाँ के कुछ मौजूद लोगों के साथ उस मौके पर जाऊंगा, और जहाँ जो बाल विवाह हो रहा है उसे पहले समझाइश की जाएगी कि आप इसे नहीं करें। फिर भी यदि वो नहीं मानते हैं तो उन पर जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बाड़मेर में कोई पर्यटन स्थल हैं काफी अच्छे अच्छे? जी। अगर मैं बाड़मेर आना चाहूँ तो आप मेरे लिए कोई टूर प्लान बताइए, कहाँ कहाँ मेरे को घुमाएंगे आप? सर, सबसे पहले मेरे साथ मैं आपको सिवाना का किला, फिर बालोतरा में आसोतरा ब्रह्मा मंदिर, और इसके बाद में रानी भटियानी का मंदिर, इसके बाद बायतू का खेमा बाबा मेला, और फिर बाड़मेर जिला मुख्यालय, और इसके बाद में किराड़ू वीरात्रा माता, और फिर वहाँ से चलकर अपने घर पे और कैर सांगरी की सब्जी के साथ आपका जो है स्वागत किया जाएगा, और इसके बाद में आपको विदा किया जाएगा। अभी एक जो स्थल है वो काफी चर्चित रहा है, उसका आपने नाम नहीं लिया, जी। जिसने मीडिया में भी काफी ज्यादा सुर्खियां बखे। सर, अभी मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप हो सकता है रिफाइनरी की बात कर रहे होंगे। नहीं, रेडाना का नाम सुना आपने? जी। जी सर, रेडाना का नाम सुना। क्या विशेषताएं हैं उस क्षेत्र की? सर, एक तो वो खारे पानी की झील टाइप है, वहाँ नमक का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन वो पानी बरसाती पानी है, जमा हो जाता है, और काफी बड़े क्षेत्र में 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। लेकिन वो एक मौसम विशेष बारिश के समय ही हमें देखने को मिलता है, और वहाँ घुड़सवारी होती है। हम्म।
और अभी यदि सरकार उस पर ध्यान दे तो वो एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है। अगर आपको पर्यटन विभाग का सचिव बना दिया जाए तो आप उस बाड़मेर में पर्यटन को किस प्रकार से डेवलप करेंगे? सर, एक तो ये है कि जो जर्जर भवन है उनका समुदाय के द्वारा और कुछ भामाशाहों के द्वारा हम उसका फिर से जीर्णोद्धार करवा सकते हैं। और दूसरी सर, जो जातियां, गाय की जातियां हैं, उनको वहाँ एक स्थायी परमिट के द्वारा वहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे कि वो मनोरंजन का एक अपना जो कला है उसको बता सकें। और जो यातायात के साधन हैं और जो सड़कें हैं उनके लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। पचपदरा का वर्तमान में क्या स्टेटस है? पचपदरा में रिफाइनरी लगाने की बात चली थी, अभी क्या स्टेटस है? रिफाइनरी लग चुकी है वहां या नहीं लगी? सर, पचपदरा में रिफाइनरी है, निर्माणाधीन है, और अभी इसकी बाउंड्री का कार्य और इसका जो बेस है वो तैयार हो रहा है। इस रिफाइनरी की विशेषताएं बताइए, अगर ये पूर्ण हो जाएगी तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं इनकी, इसकी विशेषता? जी सर, ये राजस्थान में BS4 पर आधारित सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। और BS6 यहाँ होगी? पर BS6 होगी या 4 होगी? सर, BS6 होगी, सॉरी। और यहाँ केमिकल कॉम्प्लेक्स और इस तरह के कौशल विकास के केंद्र स्थापित होंगे। और यहाँ जो 250 किलोमीटर का परिक्षेत्र है वहाँ कोई न कोई, क्योंकि यहाँ लगभग जैसा कि सूजस में मैंने देखा है कि वहाँ 81 तरह के प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स होंगे, जिसके द्वारा कई सारे उद्योग है वो स्थापित हो सकेंगे। और यहाँ पर जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कोई ऐसे इनोवेशंस किए हों? सर, SSO है, और सिंगल साइन ऑन है, और वन स्टॉप है। इसके अलावा? सॉरी सर, मैं सारे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बजट पढ़ा आपने? सर, पूर्ण तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने उसको देखा है सर, खरी नजर से। पेपरलेस बजट राजस्थान ने पेश किया है अभी, जी ये एक इनोवेशन है ई गवर्नेंस का। जी। इसके अलावा बजट में एजुकेशन के लिए क्या किया गया है? सर, एक तो आप एक डिजिटल शिक्षक हैं। क्लासरूम्स की, जी, डिजिटल क्लासरूम्स के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। और जो क्षेत्र जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं है या स्वामी विवेकानंद स्कूल्स नहीं है, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनकी घोषणा की गई है। इनके पैरामीटर्स क्या होंगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना के? सर सॉरी, इस बारे में मैंने जानकारी नहीं जुटा पाया। राइट टू हेल्थ के बारे में सुना क्या आपने? जी सर, सुना है। क्या है राइट टू हेल्थ और अभी चर्चा में क्यों है ये? सर, हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार, जिसके अंतर्गत निशुल्क दवा, निशुल्क जांच से संबंधित लाभ पाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का ये अधिनियम है। अभी चर्चा में क्यों है ये? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी। चलिए ठीक है देराज। रवि सर, आप एक फीडबैक दे दीजिए, आपसे शुरू कर देते थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ देराज जी, जैसे मान लो आप बलफ भी कर देते हो कभी कभी, तो बलफ जी नहीं जी करना सर, है। ये हो जाता है, वो मतलब याद नहीं रहता इस तरह से। और बजट को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, एक एजुकेशन पे तो देखना ही है आपको, क्योंकि आप एक खुद एक जी सर। टीचर हैं, जी सर। है ना? बाकी ओवरऑल आपका अच्छा है। और कुछ पॉइंट बताइए ना सर, आप तो UPSC दे के आए हैं 2 बार, तो कुछ तो बता सकते हो ना। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है तो इसमें आपको देखना होगा, जैसे लोक प्रशासन आपका जी सर। सब्जेक्ट भी रहा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि आपके कौन से फील्ड हैं जो आपके फेवरेट होंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको सेक्रेटरी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसका एक टू द पॉइंट होना चाहिए, एक दो तीन चार पांच ऐसे बताने हैं उनको। जी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो टाइम नहीं देते, फिर वो कहते हैं टू द पॉइंट बिल्कुल बताओ। सर। जी।
बाकी ठीक है। हाँ ललिता महावीर जी। बोलने हाँ में और लहजे में ऐसा कोई नहीं नहीं, कोई वो बढ़िया नहीं प्रॉब्लम? बढ़िया बढ़िया। ठीक है। ठीक है, मैं बता देता हूँ सर। वैसे जी महावीर साहब। काफी अच्छा है सर आपका जी देराज जी। फिर भी आप जैसे राजनीति विज्ञान को विज्ञान इसके मतलब जैसे अभी सर ने बताया है कि पॉइंट्स में टू द पॉइंट 4-5 पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए कि क्यों इसको विज्ञान क्यों कहा जा रहा है जी ना। सर। और इतिहास लेखन की समस्याएं वगैरह है, इस तरह की चीजें, ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार ये अपने रिपीट भी अपना हो रहे हैं बार बार, लेकिन अपना अभी इसको अच्छे से तैयार नहीं कर पाए, अभी भी मुझे लग रहा है बिल्कुल सर। लगभग अपने तैयार नहीं है। और हम्म। वर्तमान राजनीति वाला वो सवाल था, फिर आपने उसमें कहा था कि सर थोड़े से वो कुछ चीजों में प्रॉब्लम है, तो फिर उसमें जी आगे क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो जाता है कि बताइए आप क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डिस्प्यूट आप देखते हैं। बिल्कुल सर। तो जी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए, अगर आप बताते हैं तो तैयार रहना चाहिए, है ना। हॉबी ओके। वाले में मैंने वैसे आपको इम्बेलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा है आपकी अगर हॉबी थी, बढ़िया है। मैंने जानबूझ जी के वो मतलब हॉबी कैसे ये पूछे थे, ऐसे जनरली जैसे हो सकता है कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाए कहीं, तो जी आप उसको सर हैंडल कर बिल्कुल। सकें, है ना। जी सर। और विश्व आप भारत की नस्लें आपने बताई, विश्व की भी नस्लें देख लीजिए, क्योंकि जो हाँ ये सर। हाँ कौन सा क्या कहते हैं उसको, सहारा मरुस्थल वगैरह, वहां पर ऊँट काफी होते हैं वहाँ, तो उनकी नस्लें वगैरह, दो बिल्कुल कुकुड़ सर। वाले ऊँट भी कभी हम देखते हैं, कई बार वो दो कुकुड़ सहारा में है, दो कुकुड़ वाला ऊँट। इसको आप देख जी लेना एक बार, सर। मुझे कंफर्म नहीं हुआ इसके बारे में, है ना। बिल्कुल सर। बाकी बहुत अच्छा है बिल्कुल सर। सर। बस इसको बरकरार रखिए, थोड़ी स्माइल कम मत करिए आप, बीच में तो थोड़ा सा लग रहा था कहीं प्रेशर मार रहे हैं। नहीं, आज तो ऐसा लग रहा था कि वो हाँ काफी दिनों से था ना, तो पहली बार हाँ ऐसा हाँ, हुआ सर। वो कोई बात नहीं, सही है। ठीक है जी। ललिता जी, आप बता दीजिए। हाँ जी सर। आपने एक मैंने आपसे प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पूछे थे जी बाड़मेर की ना, तो आपने किसी भी महिला हस्ती का नाम नहीं बताया। जब मैंने आपको इंसिस्ट किया तब आपने बताया, जबकि रूमा देवी काफी प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में, अभी तो वो बहुत हाँ चर्चा में मैम, रहती है बिल्कुल 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 ना। मैम। तो मुझे लगता है कि पहला नाम उनको आपको उन्हीं का ही बताना चाहिए था। जी और एक तो फिर बीच में 3 नामों में से एक नाम तो उनका जरूर होता। जी। प्लस जो अक्षय ऊर्जा में जो राजस्थान का स्थान है, कितना राजस्थान अभी कहाँ पर है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई अक्षय ऊर्जा बहुत चर्चा में रहती है इन दिनों, उस पर थोड़ा सा बाकी होगा। जी मैम। काफी बैलेंस था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राज जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जी जी राज सर। जी, ये यार जी